अरे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। क्योंकि अभी मैंने आपको पूरी की पूरी जो आर्टिकल की जो सीरीज़ थी, आपके 5 टाइप के आर्टिकल मैंने आपको करवाए थे, जिसमें आपके आर्टिकल डिटर्मिनर्स थे, उसके बाद आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स थे, उसके बाद पॉजिटिव थे, फिर आपके न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स थे और लास्ट में आपके क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स थे। तो 5 ही आपको कंप्लीट कर दिए। आज मैं बिल्कुल एक नई चीज़ जो डेली आपके जीवन में यूज़ होती है उसके विषय में जानकारी देता हूँ, और वो है आपके वर्ब्स। जनरली आपने वर्ब के बारे में अभी तक जितना पढ़ा होगा, या हो सकता है आपको ये पता हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर नहीं पता है तो किसी ने इस तरीके से आपको कभी समझाया नहीं होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी वर्ब हैं। वर्ब का मतलब आपका क्रिया होती है। तो जनरली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं या वर्ब होती क्या हैं। तो हम जनरली अभी तक वर्ब्स के बारे में क्या जानते हैं कि जी वर्ब 3 टाइप की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक्चुअली वो तो एक ही वर्ब है ना, उसके रूप 3 हैं। जैसे आपका क्या है, कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, सी, सार, सीन। तो इसमें वर्ब तो एक ही है, उसके रूप आपके 2 और हो जाते हैं, जिनमें से एक आपका सेकंड हो जाता है और एक आपका थर्ड हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म ये वाली है, सेकंड फॉर्म ये वाली है, थर्ड फॉर्म ये वाली है, और आईएनजी वाली ये वाली है। मैं उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। तो फिलहाल मैं जिनके विषय में आपको जानकारी दूंगा साथियों, वो 6 टाइप के वर्ब्स होंगे। अभी तक हमने इसके बारे में शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए ज़रूर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरली जो वर्ब्स हैं या जो आपकी क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, जिनमें से आपके ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब 2 ऑब्जेक्ट्स की होती है। उसके बाद आपके डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, और लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं, और स्टेटेटिव वर्ब्स होते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के मैं हर एक के विषय में आपको अलग अलग प्रकार से जानकारियाँ दूंगा। फिलहाल मैं एक एक करके आपके सामने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा कि द वर्ब क्या है। हम इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ब आपके पास वो चीज़ है जो 3 चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करती है। वो 3 चीज़ें आपकी कौन कौन सी हैं साथियों, जिसके विषय में हमें जानकारी मिलती है? नंबर पहला तो है एक्शन, यानी जब भी हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो उसको प्रकट करने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो किसको जाता है? वर्ब्स को जाता है। यानी वर्ब सी ही उस पूरी के पूरी फॉर्मेशन के विषय में हमें जानकारी देती है। तो नंबर फर्स्ट मैंने आपको बोला कि वर्ब किसे कहते हैं? जो किसी एक्शन को हमें बताती है, एक। नंबर दूसरा किसी फीलिंग को हमें बताती है। हमारे अंदर जो इमोशन चल रहे हैं उनको प्रकट करने के लिए हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है आपका अस्तित्व, यानी किसी चीज को अगर आपने बरकरार करके रखना है तो इन तीनों ही चीजों को जो प्रकट करती है उसको हम वर्ब कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, कोई अगर आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं द थिंग्स विच कैन डिस्क्राइब 3 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस। नंबर 1 आपका एक्शन, नंबर 2 आपका फीलिंग, नंबर 3 आपका एग्जिस्टेंस। तो जहाँ पर ये 3 चीज़ें आपके सामने प्रकट हो जाती हैं वो वर्ब होती है। मैं तीनों के एग्जाम्पल आपको एक एक करके देता हूँ। नंबर फर्स्ट है मोहन प्ले। तो ये किसको दर्शा रहा है? जहां पर भी आप मोहन प्लेज की बात करते हैं तो यहाँ प्लेज जो है ये आपके वर्ब है और ये एक्शन को दर्शाता है, क्योंकि मोहन क्या करता है? खेलता है। क्लियर है? एक्शन हो गया। नंबर दूसरा है आपका यू फील हैप्पी, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो गई? फीलिंग्स हो गई, है ना। तो फीलिंग को प्रकट कर दिया, एक्शन को प्रकट कर दिया। और नंबर थर्ड आपका एग्जिस्टेंस है। तो राम वाज नोबल किंग, जो प्रभु राम थे, भगवान राम थे, वो एक महान राजा थे, ऐसा कहा जाता है या ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये किसको दिखा रहा है? आपका उनके अस्तित्व को, यानी एग्जिस्टेंस को। तो वर्ब ने कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने रखी? 3 चीज़ें रखी। नंबर पहला आपका एक्शन, नंबर दूसरा आपका फीलिंग, और नंबर थर्ड आपका एग्जिस्टेंस। क्लियर है? एक। नंबर दूसरा ये है कि इन वाक्यों में, जो ये 3 वाक्य मैंने आपको अभी बताए, इनमें आपका प्ले हो गया, फील हो गया और आपका वॉज हो गया। ये सभी आपकी वर्ब्स हैं। कौन कौन सी? आपका प्ले हो गया, आपका फील हो गया और आपका वॉज हो गया। ये तीनों के तीनों आपके वर्ब हैं। अब आप ये कहोगे कि जी वॉज तो हेल्पिंग वर्ब है, इसके विषय में फिर आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज इस पर कंसंट्रेट कीजिए। क्लियर है? आगे ये आपसे कहता है, ये जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से परिचित हैं, इन्हें पता है कि इनका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे पहले में प्लेस को पता है कि वो मोहन से संबंधित रखता है
हैप्पी को, फील को पता है कि वो तुमसे संबंध रखती है, और वाज को पता है कि वो राम से संबंध रखती है। तो इस प्रकार की जो भी वर्ब्स आपके सामने इस्तेमाल होती हैं, जिन भी वर्ब्स का आप प्रयोग करते हैं, इनको हम जनरली फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक नंबर दूसरा है आपका, जो मैं फर्स्ट आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं। आमतौर पर जब भी हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो ये 3-4 चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करता है। एक आपका अंतर होता है, एक आपकी भिन्नता होती है, और एक आपकी असमानता होती है। यानी जब भी हम फाइनाइट वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो 3 चीज़ें उसके सामने प्रकट होती हैं। उन 3 चीज़ों में पहला आपका अंतर आता है, दूसरा आपका भिन्नता आती है, और तीसरी आपकी असमानता आती है। तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस किसका था? वर्ब्स का, उसकी डेफिनेशन का, और उसकी पूरी की पूरी जो फंक्शनल उसका वर्क है उसके विषय में जानकारी दी। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ वर्ब्स, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द वर्ब्स वी हैव। हमारे पास कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं, तो मैं एक एक करके उसके विषय में जानकारी दूंगा, क्योंकि सब एक ही साथ में हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो एक एक करके सुनते रहिए। नंबर फर्स्ट है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। साथियों, इंट्रांसिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब होती है। आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि ये वर्ब आपकी कौन सी है? इंट्रांसिटिव है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ऑब्जेक्ट न लगने के बावजूद भी ये अपने पूरे अर्थ को दर्शाती है, अर्थात इसके अर्थ के लिए हमें किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आई रिपीट अगेन, हम जब भी इंट्रांसिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो इंट्रांसिटिव वर्ब मोस्टली उनको कहते हैं जैसे जिन वाक्यों में वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के होती है, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आपके होते हैं इनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका राम प्लेज, राम खेलता है। सीता लाफ्स, सीता हंसती है। मोहन वीप्स, मोहन रोता है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो जहां पर भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने आकर के क्रिएट होता है या हमारे सामने आ जाता है, ये सारी की सारी आपकी क्या कॉल की जाती हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्योंकि आपने इनमें देखा होगा कि राम प्लेज व्हाट, नहीं दे रखा भाई क्या खेलता है राम, सिर्फ राम प्लेज। सीता लाफ्स, आगे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, किसके ऊपर हंसती है भाई? मोहन वीप्स, मोहन रोता है, किस कारण से रोता है नहीं दे रखा है। और आगे है आपका डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, क्यों भौंकते हैं ये नहीं पता। तो आपने देखा होगा कि ना तो राम प्लेज में आपका ऑब्जेक्ट है, ना आपका सीता लाफ्स में ऑब्जेक्ट है, ना आपका मोहन वीप्स में ऑब्जेक्ट है, और ना डॉग्स बार्क में आपका ऑब्जेक्ट है। तो जहां पर भी इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएंगे, आप खुद समझ लीजिए कि वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक और बात मैं आपको बताता हूं, इन वाक्यों में प्लेज हो गया, लाफ हो गया, वीप्स हो गया और बार्क हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो वाक्य हैं अपना पूरा अर्थ आपके सामने दर्शाते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये रिमार्क्स है कि अगर वाक्य में व्हाट आता है या हुम आता है और इसमें भी अगर अर्थ हमें पता नहीं चलता है, तो ये भी आपके इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। क्लियर है? दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, एक तो इंट्रांसिटिव में मैंने आपको सिंपल ये बोला कि भैया ऑब्जेक्ट नहीं आता, और नंबर दूसरा अगर ये वर्ड से या होम से अगर बनती है और उसमें भी अगर हमें प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, अर्थात उसमें भी अगर ऑब्जेक्ट आपका शामिल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में इसकी फॉर्मेशन होती है क्या? तो जहां पर भी इस प्रकार की फॉर्मेशन आपकी क्लियर होगी विदाउट ऑब्जेक्ट के, वहां पर भी आपके इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि जी इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, तो वो सारी की सारी वर्बें जो आमतौर पर जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं और आमतौर पर अपना पूरा अर्थ हो रखती हैं। अगर किसी वाक्य में व्हाट आता है या हुम आता है और उसमें क्या आपसे सवाल बनता है, तो वो भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, क्योंकि वो भी विदाउट ऑब्जेक्ट होती हैं। क्लियर है? नंबर दूसरे पे आते हैं आप, सेकंड वाले पे, ये है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। अब देखिए जस्ट उल्टा है, इंट्रांसिटिव में क्या था? ऑब्जेक्ट नहीं था, ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट है। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, समझ रहे? सीता लाफ्स ऑन गीता, है ना? तो जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट आपका साथ में आना शुरू हो जाता है, वो आपके ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी सिंपली वी कैन से दैट इफ वी कैन include 3 elements in a sentence, that is called what? Subject, main verb and object. So after that it makes transitive verb.
जहां पर भी आपका सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया, इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ में मिलान हो जाता है, ये तीनों ही सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं, वहां पर आपके ट्रांसिटिव वर्ब आपके तैयार हो जाती है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। सी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन पत्र लिखता है। और वी एडमायर द ब्रेव, हम बहादुरों का स्वागत करते हैं। इसमें भी सेम है कि यदि वर्ब में कहीं पर आपका क्या आता है, वर्ब में अगर व्हाट या whom लगाते हैं और उत्तर में कुछ प्राप्त हो तो उसे भी हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अगर किसी भी वर्ब के अंदर व्हाट लगता है या whom लगता है और उसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी वहां ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ऊपर वाले में क्या था, अरे भैया इंट्रांसिटिव में क्या था, इंट्रांसिटिव में ये था बाबू कि जहां पर भी इंट्रांसिटिव की हम बात करते हैं वहां पर अगर व्हाट लगता है या whom लगता है तो हमारे पास अर्थ प्राप्त नहीं होता, यानी क्या छोड़ जाता है वो बीच में। और इसमें अगर आपका क्या है कि अगर व्हाट लगता है या whom लगता है लेकिन इसके बावजूद भी हमें अर्थ आ जाता है, अर्थ हमें पता लग जाता है, तो वहां पर आपके ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो इंट्रांसिटिव में और ट्रांसिटिव में कोई डिफरेंस है? कहने का मतलब है आपको समझ आ गया, इनका अंतर पता लग गया कि ये आपके किस टाइप के हैं। ट्रांसिटिव में क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इंट्रांसिटिव में आपका क्या है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और नंबर थर्ड हम आते हैं जो उससे अगला वाला है आपका, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं आपका ऐड कर रहा हूं, उसको देख लीजिए जरा। यहां पर है आपका कि उत्तर में अगर कुछ प्राप्त हो तो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं और वर्ब का ऑब्जेक्ट निम्न में से कोई भी एक हो सकता है। ये कब की बात है, जब मैंने बोला उसमें व्हाट लगता है और आपका whom लगता है तो तब इसका कोई ना कोई अर्थ निकल सकता है। और वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, वो चीजें किस किस फॉर्म में हो सकती हैं जब आपका उत्तर निकलता है ट्रांसिटिव में, कौन सी कंडीशन में, जब आपका व्हाट और whom लगता है। जैसे एग्जाम्पल है द गर्ल मेक ए नॉइज, लड़की क्या कर रही है, शोर कर रही है। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, आपका नाउन है और किसको क्रिएट कर रही है, नॉइज को, तो ये आपका क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका, ट्रांसिटिव वर्ब का। नंबर ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर तो प्रोनाउन हो गया, यानी सेकंड फॉर्म हो गई। तो ये आपका ही आस्क्ड हर, ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। आगे है आपका आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, ये इन्फिनेटिव हो गई क्योंकि स्लीप से पहले आपका क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, आई वॉन्ट टू स्लीप। इससे नेक्स्ट है आपका सी वॉज नॉट लाइक स्विमिंग, ये आपका क्या है, ये जीरेंट है। साथियों मैं जब कभी नॉन फाइनेट आपको बताऊंगा तो नॉन फाइनेट आपके तीन टाइप के होते हैं, एक आपके इन्फिनेटिव होते हैं, एक आपके जीरेंट होते हैं और एक आपके पार्टिसिपल होते हैं। और पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट होता है और एक आपका परफेक्ट होता है। इसके बारे में फिर डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी ये हमारा टॉपिक वर्ब्स का चल रहा है, तो फिलहाल मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तो इसमें जीरेंट का इस्तेमाल हुआ है, जीरेंट का इस्तेमाल हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ING लगने से बनता है। जैसे सी वाज नॉट लाइक स्विमिंग, उसको तैरना बिल्कुल भी वो पसंद नहीं कर रही थी, ठीक है। और उससे अगला है आपका नन नो व्हाट टू डू, किसी को भी नहीं पता कि क्या करना है, ये आपका फ्रेज है। और फ्रेज मैंने आपको बोला कि जब भी आपके किसी भी शब्द के साथ में टू लग जाता है, यानी कोई ना कोई आपका या तो डिटरमिनर्स लग जाता है या कोई ना कोई आपका क्या लग जाता है, प्रीपोजिशन लग जाती है, तो फ्रेज बन जाता है। इसके विषय में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये है नन नो व्हाट टू डू, क्या करना है, ये फ्रेज है। और लास्ट है आपका आई नो वेयर शी गोज, ये आपके क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है। कहने का मतलब है क्लाउज की इंक्लूडिंग है। तो जिन वाक्यों में, एक बार प्लीज दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, जिन वाक्यों में आपका वर्ब के अंदर, कहने का मतलब है सेंटेंस के अंदर अगर आपका व्हाट और whom लगाते हैं और उत्तर में कुछ प्राप्त हो तो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब तीन फॉर्मेशन में बनते हैं, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसमें व्हाट और whom लगता है किस किस कंडीशन में, नाउन की अवस्था में, नंबर पहला नाउन में, नंबर दूसरा प्रोनाउन में, नंबर तीसरा इन्फिनेटिव में, नंबर चौथा जिरेंड में, नंबर पांचवा फ्रेज में और नंबर छठा क्लाउज में। तो जहां पर भी इस प्रकार के फॉर्मेशन आपकी आएगी समझ लीजिए वो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। तो हर चीज साथियों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और अगर हमें एक की जानकारी नहीं होती तो दूसरी हमें समझ नहीं आती। और उससे अगला है आपका जो नेक्स्ट है, ये है आपका ट्रांसिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट।
अब कई बार क्या होता है कि जो भी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट हमारे एक साथ आ जाते हैं। एक तो सिंगल ऑब्जेक्ट वाली होती है जो अभी ऊपर आपको बताई, एक डबल ऑब्जेक्ट वाली होती है। तो डबल ऑब्जेक्टिव में आपका क्या होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट तो व्यक्ति होता है और दूसरा वस्तु होती है। यानी जब भी आपका किसके अंदर, ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर दो ऑब्जेक्ट एक साथ में आ जाते हैं तो पहला आपका व्यक्ति होता है और नंबर दूसरा आपका वस्तु होती है। जैसे व्यक्ति को तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, व्यक्ति क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वस्तु है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। जैसे एक एग्जांपल है, मिस्टर शर्मा टीच अस संस्कृत। मिस्टर शर्मा हमें क्या पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। और उससे अगला है ही गेव हर ए बुक, उसने उसे क्या दी, किताब दी थी। और आगे ही आस्क यू ए क्वेश्चन। तो आपने हमेशा इसमें ध्यान रखा होगा कि इसमें आपका सब्जेक्ट है और इसमें आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट आपका इंक्लूड होता है तो तब आपका क्या होता है, जैसे हम डबल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू आता है। जहां पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले क्या आएगा, टू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपका, बाद में एग्जांपल देता हूं, तीन चीजों का इस्तेमाल करना है, पहले टू हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर फोर होगा। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी जाकर के ट्रांसिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट वाली आपके सामने बनेगी। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको सेंटेंस बोला था कि मिस्टर शर्मा टीच अस संस्कृत, ये क्या था, सिंगल ऑब्जेक्ट का। और जैसे ही हमने इसको किसके अंदर बदला, दो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो सेंटेंस क्या हो गया, मिस्टर शर्मा टीच संस्कृत टू अस। तो अस क्या लग गया संस्कृत के बाद, टू अस। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर टू लग जाता है, ऑफ लग जाता है और फोर लग जाता है तो क्या हो जाता है, डबल ऑब्जेक्ट आ जाती है और वो ट्रांसिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट कॉल की जाती है। साथियों दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला था आपका मिस्टर शर्मा टीचर संस्कृत, श्रीमान शर्मा हमें संस्कृत पढ़ाते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट है। मैंने आपसे बोला कि इसमें दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं तो तब भी ये ट्रांसिटिव भी रहती है। तो टू ऑब्जेक्ट से पहले आपका क्या आ जाता है, या तो टू आ जाता है, या ऑफ आ जाता है, या फोर आ जाता है। जैसे एग्जांपल है कि मिस्टर शर्मा टीच संस्कृत टू अस, तो टू अस लग गया ना जी, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास। एक किसके रूप में होता है, व्यक्ति के रूप में, और दूसरा किसके रूप में होता है, वस्तु के रूप में। नंबर जो सेकंड है, यहां पर आपका सेंटेंस था ही गेव हर ए बुक, यहां पर आगे क्या हो गया, ही गेव ए बुक टू हर। तो जैसे टू लग गया, आगे आपका हर आ गया, तो ये दो ऑब्जेक्ट वाली क्या हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। और उससे अगला आपका क्वेश्चन था कि आस्क यू ए क्वेश्चन, उसने तुमसे सवाल पूछा। इसी को जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया आपका ही आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ यू। तो किस किस का इस्तेमाल हुआ है, टू का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ का इस्तेमाल हुआ है और फोर का इस्तेमाल हुआ है। और इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, एक तो मिस्टर शर्मा टीच संस्कृत टू अस, नंबर दूसरा ही गेव ए बुक टू हर, और नंबर तीसरा है आपका ही आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ यू। तो ये तीन चीजें आपके ऑटोमेटिक इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं, जो पहले वाले में, सिंगल वाले में नहीं थी। सिंगल वाले में आपका था मिस्टर शर्मा टीचर संस्कृत, नंबर दूसरा था ही गेव हर ए बुक, और नंबर थर्ड था ही आस्क्ड यू क्वेश्चन। क्लियर है? ये बहुत लंबा टॉपिक है साथियों। इसके जो सेकंड पार्ट है, जो बाकी इसके जो बचे हुए हैं वो मैं सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगा। आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ पूरी वीडियो को जरूर देखें, और तब तक देखें जब तक ये समझ में नहीं आती, बार बार रिपीट करके देखें। और अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे पूछें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने आप को इस भयंकर महामारी से बचा करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आप ही वो नाव हैं जो हमें पार उतार सकती हैं। क्योंकि हम फिलहाल मझदार में फंसे हुए हैं हर तरीके से, और आपसे मेरी ये इल्तिजा है, ये प्रार्थना है कि प्लीज़ जिस नाव में हम बैठे हुए हैं उस नाव के जो माझी हैं वो आप हैं। तो आप अगर हमें किनारे उतार देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके भरपूर प्यार की कामना के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और फिर दोबारा मिलता हूँ। नमस्कार।